तो P इक्वल टू काई ई को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मीन्स पोलराइजेशन ऑफ द मटेरियल को पहले पढ़ चुके हैं। और कैपेसिटर दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, कैपेसिटी और स्टोर। तो ऐसा सिस्टम जो एनर्जी को स्टोर करे वो कैपेसिटर है। कैपेसिटर इज अ सिस्टम, a capacitor is a system of two conducting capacitor is a system of two conductor separated a capacitor is a system of two conductor separated by an insulator. तो कैपेसिटर क्या है? दो कंडक्टर से मिलकर बना है जो किससे सेपरेट रहता है? इंसुलेटिंग मटेरियल से, इंसुलेटर से। क्योंकि अगर हम दो कंडक्टिंग प्लेट्स को बैटरी से कनेक्ट करें और तो उनके बाद क्या होगा कि वो दोनों प्लेट्स एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर उनके बीच में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल ना हो तो वो आपस में चिपक जाएंगे। तो हम एक कैपेसिटर बना ही नहीं सकते अगर दो कंडक्टिंग प्लेट्स को बिना किसी इंसुलेटिंग मटेरियल्स के रखा जाए। तो इंसुलेटिंग मटेरियल मतलब एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखा जाता है। और जनरली इसका जो कैपेसिटर है उसे डिनोट करा जाता है तो ऐसे पैरेलल लाइंस से जो कि कनेक्टिंग होती है इन वायर से, और इनके बीच में इंसुलेटर फिल होता है जो कि सपोर्ट करता है इन प्लेट्स को, इन कंडक्टिंग प्लेट्स को। और आमतौर पर हम देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का बहुत यूज़ होता है कैपेसिटर में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट भी है इसके लिए। उसको यहाँ फिल करा जाता है जिसकी जो सपोर्ट करता है किसी कैपेसिटर को। नहीं तो कंडक्टिंग प्लेट्स आपस में क्या हो जाएंगी? एक दूसरे से चिपक जाएंगी। और कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम वैक्यूम हो सकता है, एयर हो सकता है, एटसेट्रा। हमारे पास इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स को फिर आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप ध्यान रखें कि इन कंडक्टिंग प्लेट्स को सपोर्ट कौन करता है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है। तो कैपेसिटर एक तरह से एक सिस्टम है टू कंडक्टर्स का जो सेपरेट होता है इंसुलेटर से। क्या ये बात आपको लर्न हो गई? तो आगे बढ़ते हैं कि जो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं इनको हम कहते हैं ये जो पैरेलल प्लेट्स हैं कंडक्टिंग प्लेट। ध्यान, इंसुलेटर कहाँ फिल होता है? बिटवीन ऑफ द प्लेट्स। ठीक है। और जो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस होता है प्लेट्स का दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है। चार्ज, द अमाउंट ऑफ चार्ज इज proportional to potential difference in capacitor. जनरली हम उसको लिख सकते हैं ऐसे, Q is proportional to V। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम कांस्टेंट टर्म यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं C, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है। प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं C। C is equal to capital Q upon V, where C is capacitance of the capacitor
कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटर, और ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है कि सी अमाउंट ऑफ चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है. कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सिस्टम. तो ये डिपेंड किस पे करता है? तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? तो क्या मैं डन समझूं कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको रिमेंबर रहेगा? ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी आगे चल के हम एक्सप्लेन करेंगे कि सी किस तरह से डिपेंड नहीं करता है अमाउंट ऑफ चार्ज पर वी पे. लेकिन एक बार मैं समझा देता हूँ आपको कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है तो क्या रोल है यहाँ पे. एक इम्पोर्टेंस है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल is support by capacitor plate. कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो सपोर्ट करता है किसको? कैपेसिटर्स के प्लेट को. तभी जाके ये एक दूसरे से चिपकती नहीं है, नहीं तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? कोलैप्स हो जाएंगे. कोलैप्स हो जाएंगे या चिपक जाएंगे एक तरह से. तो ये बहुत क्लियर हो जाना चाहिए तुम्हें ये टॉपिक की. कैपेसिटर्स एक सिस्टम है दो कंडक्टर्स का जो सेपरेटेड होता है इंसुलेटर से, और इनका जो सैम्पल है इस तरह से होता है, और जो कंडक्टिंग प्लेट्स कहलाती हैं, और जो चार्ज है अमाउंट ऑफ चार्ज वो प्रोपोर्शनल होता है वी के. वी मीन्स और पोटेंशियल डिफरेंस, और C इज इक्वल टू Q अपॉन P. ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स का. ठीक है. इंडस्ट्री में बहुत सारी एप्लीकेशंस है कैपेसिटर्स की, जैसे कि इलेक्ट्रिक फैंस हो गए, डिवाइसेस हो गए. सो वहाँ पर अलग अलग कंप्यूटर्स के डिवाइसेस हैं जितने भी, हर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में इसका यूज़ किया जाता है कैपेसिटर्स का. आगे हम बात करते हैं इसकी SI यूनिट की. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. तो कैपेसिटर को जनरली इसकी SI यूनिट क्या है? SI यूनिट of capacitor. SI unit of capacitance of the capacitor. SI unit of capacitance of the capacitor. तो वो क्या होता है? अगर तुम लोगों में से कोई बताना चाहता है तो बता सकता है. क्या होती है? फैरेड. ठीक है. और 1 फैरेड इज इक्वल टू कूलाम पर वोल्ट. ठीक है. कैपेसिटेंस के फॉर्मूले से आ जाएगा. कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट होती है फैरेड, और कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज, द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस. सो चार्ज की होती है कूलाम. तो 1 फैरेड इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 कूलाम. 1 कूलाम C और कांस्टेंट K में क्या डिफरेंस है?
ये अभी आपको पता लग जाएगा कि सी और के में क्या डिफरेंस है। तो पहले 1 फैरेड इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट। ठीक है, कहाँ से आया? सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। क्यू इज अ चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट, और यही वोल्ट अगर हम कहीं लिख सकते हैं फैराड इक्वल टू कूलम पर वोल्ट, और वोल्ट अगर तो 1 फैराड इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट, और सिंबल का चेक इसका पैरेलल लाइंस जैसे कनेक्टेड रहेंगी, और वेरिएबल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, अगर उसमें एक एरो है तो कहलाता है वेरिएबल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, वेरिएबल कैपेसिटेंस तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी आपको ध्यान रखना है। 1 फैरेड इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट ध्यान रखना है। 1 फैरेड काफ़ी बड़ी यूनिट है, तो हम जनरली जब भी हम कोई डिवाइसेस देखेंगे तो वहाँ पर कैपेसिटेंस तो फैरेड में लिखा ही होगा, लेकिन कुछ टर्म्स को हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। वो टर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके प्रैक्टिकल्स के लिए। सबसे पहले क्या है आपके इम्पोर्टेंट, पहले नोट में लिख लेते हैं कुछ। कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल सबसे पहला पॉइंट ये था। तो सेकंड पॉइंट है कैपेसिटेंस इज डिपेंड ऑन द geometrical configuration. Capacitance is depend geometrical configuration size, shape or separation of the system. कैपेसिटेंस डिपेंड करता है साइज पे, शेप पे और सेपरेशन पे। इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। अगर ये कम ज़्यादा होती हैं तो इसका इफ़ेक्ट पड़ता है कैपेसिटेंस पे, सी पे। क्योंकि कैपेसिटेंस अगर कैपेसिटी है कैपेसिटर्स के होल्ड करने की, तो ये 2 पॉइंट रिमेंबर रखने हैं आपको कि कैपेसिटेंस इंडिपेंडेंट होता है चार्ज और पोटेंशियल के, और कैपेसिटेंस डिपेंड करता है ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन उसका, साइज, शेप और सेपरेशन पे। तो वेरिएबल कैपेसिटेंस क्या होगा? अगर एरो का साइन लगा होगा ये आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। कैपेसिटेंस इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, और कैपेसिटेंस इज डिपेंड ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, साइज, शेप और सेपरेशन। तो ये सिंबल है इसका कैपेसिटेंस का। जनरली आपको सर्किट्स वगैरह में ऐसे सिंबल देखने को मिलेगा। और वेरिएबल कैपेसिटेंस क्या होगा? जिसमें एरो होगा। और कैपेसिटेंस इंडिपेंडेंट होता है चार्ज और पोटेंशियल का। ठीक है, और फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है, तो हम
माइक्रो फैरड, नैनो फैरड और पिको फैरड्स जैसी स्मॉल यूनिट्स का यूज़ करते हैं कैपेसिटेंस को लिखने के लिए। तो अगर आपको 11th में रिमेंबर होगा फैरड और माइक्रो, नैनो और पिको के बारे में, तो यहाँ पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये यूनिट्स का यूज़ करते हैं इन क्वांटिटी का ऐसा यूनिट्स में। ठीक है, आगे बढ़े अगर यहाँ तक क्लियर हो गया हो। तो 1 माइक्रोफैरड को लिखें हम। तो फर्स्टली द डाइलेक्ट्रिक हाँ थोड़ा ऊपर रख लेता हूँ इससे। द डाइलेक्ट्रिक मटीरियल इज वैक्यूम। तो अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वैक्यूम है, फील कहाँ पे, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम पहले बता चुके हैं क्या। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कापा, इन कापा कितना होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है इसके लिए 1। ठीक है, 1 होता है। और 1 वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 होती है, और अलग अलग मटेरियल्स के लिए जैसे एयर के लिए ये भी अप्रोक्सीमेट 1 ही होता है। अगर कॉपर कोई मेटल लीक अगर मटेरियल्स होता है तो उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो अभी हम फिलहाल यहाँ पे वैक्यूम की बात कर रहे हैं, तो वैक्यूम के लिए के की वैल्यू कितनी होती है 1। सो अगर 1 इसकी वैल्यू है और चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज क्या, कैपेसिटेंस कितना है, हाई है, तो इसका मीनिंग क्या है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज भी क्या होगा, हाई, बट पोटेंशियल रिलेटिवली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगर कैपेसिटेंस कितना है, हाई है, तो वी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका कि वी कितना हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा रिलेटिवली अमाउंट ऑफ चार्ज के। अगर ये बात समझ में आ गई होगी तो आगे बढ़ें कि वैक्यूम अगर के लिए के इक्वल टू 1 है, ठीक, तो कैपेसिटेंस पे डाइलेक्ट्रिक्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम देखेंगे आगे जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स पढ़ेंगे, जब हम डाइलेक्ट्रिक फिल करेंगे उसमें। ठीक है, अभी फ़िलहाल एक आइडिया मैंने दे दिया कि अगर इस तरह से मटेरियल होगा तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर हम डायरेक्ट कैपेसिटर्स यूज़ करते हैं तो उसमें एक वर्ड आता है ब्रेक डाउन वोल्टेज, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, और एक आता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ब्रेक डाउन वोल्टेज और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दोनों सिमिलरली एक दूसरे के रिलेट हैं, ठीक है, बट लेकिन ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अब वो कैसे डिपेंड करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को, कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता क्या है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को कुछ इस तरह से समझिए कि अगर हम कैपेसिटेंस हाई है, अमाउंट ऑफ चार्ज भी हाई है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, रिलेटिवली स्मॉल हो जाएगा। तो एक पैरेलल प्लेट बना लेता हूँ कैपेसिटर के लिए, और एक नेगेटिव चार्ज है और एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस है, और इसमें हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं।
ठीक है, ई। और जब कोई एक्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाइड करा इसमें, तो इसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि डायपोल्स होते हैं मटेरियल्स के अंदर, और डायपोल्स क्या होंगे, रेंडमली अलाइनमेंट होने की कोशिश करेंगे, और जब भी अलाइन हो जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज एक तरफ और पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट्स में आ जाएंगे। तो अगर एनर्जी काफ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड को और बढ़ाते जाएं तो एक स्ट्रेंथ होगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि इस कैपेसिटर क्या करने लग जाएगा, लीक करने लग जाएगा। मीनिंग है कि कैपेसिटर फट जाएगा एक वोल्टेज पे। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को इतना ज़्यादा हाई कर दें कि पोटेंशियल और बढ़ जाए, तो पोटेंशियल्स के बढ़ने से कैपेसिटर्स क्या हो जाएगा, फट जाएगा, लीक हो जाएगा। तो उसी स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और उस वोल्टेज को बोलते हैं जिस वोल्टेज तक वो क्या कर सके, इलेक्ट्रिक फील्ड को या सह सकें, उस वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। और जहाँ पे जिस वोल्टेज पे ही वो फट जाए या लीक हो जाए उसे बोलते हैं वहाँ, उसके बाद वहीं पर मतलब उस वोल्टेज को कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पहले क्या बोला मैंने, कि जिस अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स को इतना ज़्यादा बढ़ाएं, वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर क्या है, कैपेसिटर्स लीक हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो उसे बोलते हैं उस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक field, the maximum electric field that a dielectric material medium can withstand dielectric medium can withstand without breakdown is called its dielectric strength। तो जनरली जब भी आप कोई प्रैक्टिकल्स करेंगे तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कैपेसिटर्स का फैरेड में यूनिट तो देखनी ही देखनी है कि वहाँ पे उसका कैपेसिटर का कितना फैरेड कैपेसिटेंस है, लेकिन आपको उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज भी देखना है, ठीक है। सो फॉर एयर इट इज़, जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है एयर के लिए वो कितनी है, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। तो अगर मैं एक फार्मूला भी कह सकूं तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू ब्रेकडाउन वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट, या डिस्टेंस बिटवीन द सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स, कंडक्टिंग प्लेट्स, ठीक है। तो इसका मीनिंग अगर हम कैपेसिटर प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर रखते हैं, ठीक है, और वोल्टेज कितना होना चाहिए फिर उसके लिए, 3 × 10⁴, तो आपका 3 × 10⁴ वोल्ट क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ब्रेकडाउन वोल्टेज। कि जिस वोल्टेज से अगर आप इसको बढ़ाते हो तो ये डाइलेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक्स या ये कैपेसिटर लीक हो जाएगा। तो वही स्ट्रेंथ कहलाती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, कि जिस वोल्टेज पे ये लीक हो जाए वो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, और उससे ज़्यादा अगर हम इससे बढ़ाते हैं, मतलब 3 × 10⁴ से अगर थोड़ा सा भी इंक्रीज़ हुआ तो ये क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा। तो अगर आप प्रैक्टिकल्स में जब इसका यूज़ करेंगे तो आपको ब्रेकडाउन वोल्टेज ज़रूर देखना है, नहीं तो अदरवाइज़ क्या होगा, आप कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते रहिए, उससे इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा कि आपका जो कैपेसिटर है वो ना झेल पाए, तो वो इतनी ज़्यादा कैपेसिटी को, इतने ज़्यादा पोटेंशियल को अगर होल्ड नहीं कर पाया तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द
कैपेसिटर्स। तो जनरली अगर हम 1 माइक्रोफैरड की बात करें तो 1 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ फैरड इसकी वैल्यू होती है। और भी कुछ छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं, तो ब्रेक डाउन समझ में है। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या है? सो ब्रेक डाउन वोल्टेज को अगर हम कहें कि तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मल्टीप्लिकेशन सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। जैसे कि ऊपर एयर वाले एग्जांपल्स को देख के समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज आपको रिमेंबर रखना है कि अगर कैपेसिटर्स का फैरड देख रहे हो आप, कैपेसिटेंस देख रहे हो, तो आपको ब्रेक डाउन वोल्टेज भी देखना है उसका, ये आपको रिमेंबर रखना है हमेशा। अदरवाइज़ ये होगा कि अगर आप पोटेंशियल को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से ये होगा कि उस वोल्टेज, अगर उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या ब्रेकडाउन वोल्टेज से अगर आपने ज़्यादा बढ़ा दिया तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, लीक हो जाएगा, फट जाएगा, और इससे ख़तरा भी रहता है आपके डिवाइसेस को, ठीक है। तो आपको ध्यान आना चाहिए प्रैक्टिकल्स करते समय कि उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, उसका कैपेसिटेंस कितना है। तो एक बार अगर हम फिर से रिवीजन करें कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, तो द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट आर डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकडाउन इज कॉल्ड इट्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और जो कि एयर के लिए 3×10⁶ वोल्ट पर मीटर होती है। और जनरली हम फैरड्स की बजाय माइक्रोफैरड्स यूज़ करते हैं। सो 1 माइक्रोफैरड इक्वल टू 10⁻⁶ फैरड, और 1 नैनो फैरड, माइक्रो लिख लेता हूँ, म्यू को हम ये यहाँ पे माइक्रो कहते हैं। और 1 नैनो फैरड इक्वल टू 10⁻⁹ फैरड। और एक होता है पीको फैरड, पीको 10⁻⁻12, 1 पीको इज इक्वल टू 10⁻⁻12 फैरड। सो ये की पॉइंट है आपके लिए, क्योंकि ये आपको यहीं पे ही नहीं काफ़ी जगह फिजिक्स में यूज़ मिलेगा इनका, फैरड का, मैक्रो का, नैनो का और पीको का, ठीक है। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस में ज़्यादातर इसका यूज़ मिलता है कि कहाँ पे आपको अगर कुछ क्वांटिटी आ रही है तो माइक्रो में या नैनो में या पीको फैरड को आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट को बिग यूनिट में, जिस तरह से आप सेंटीमीटर और मीटर्स को यूज़ करते हैं अभी तक। तो क्वेश्चंस देता हूँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसे 2 मिनट में कर सकते हो। फ़िलहाल अभी तक जितना आप समझ चुके हैं उसके अकॉर्डिंग है ये। इफ़ द amount of charge if the amount of charge is 12 कूलम, एक सी कैपेसिटेंस वाला नहीं है, कूलम वाला है। the potential is 6 volt, find the कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको बच्चों, तो आप इसे क्लियर करो फटाफट से और मुझे आंसर्स बताओ कि कितना आ रहा है सबका। बहुत ही सिंपल है, आप जल्दी से क्विक 1-2 मिनट में आप इसका आंसर्स मुझे बताइए। फ़िलहाल आपको ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है, वैसे 2 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है। हाँ, कोई किसी को आंसर आए अगर वो मुझे बता सकते हैं। एनीबॉडी? ठीक है।
2 सही आंसर है। हाँ 2। टू इज राइट आंसर। अच्छा वैसे मैं कमेंट में भी आंसर दिया है। ठीक है रमन, हाँ 2। ठीक है 2। काफ़ी बच्चों का वैसे 2 आंसर आ गए, जिसने नहीं दिया है वो भी ओके। ठीक है 2, पर लेकिन आपको 2 में ही आंसर नहीं देना है, यूनिट भी बतानी है कि आपका कैपेसिटेंस किस यूनिट में होगा। ठीक है, अभी बता चुका हूँ कि कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फैरेड। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर की ऐसा यूनिट फैरेड होती है, तो आपको आंसर्स फैरेड में देना है। क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा यूनिट वगैरह ज़रूर रिमेंबर होनी चाहिए। आप सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू में छोड़ के मत आ जाइए करें। तो सॉल्यूशन आपके पास गिवन क्या क्या है, आप उसे लिख लीजिए पहले फटाफट से। चार्ज आपके पास Q आपके पास है, Q की वैल्यू है कितनी, 12 कूलम। और पोटेंशियल डिफरेंस V कितना है, 6 वोल्ट। और आपको फाइंड करना है C कैपेसिटेंस। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, C इज इक्वल टू Q/V। और Q की वैल्यू पुट कर दो, पोटेंशियल की वैल्यू पुट कर दो, और कैंसिल, थोड़ा सा एक दूसरे को इनको थोड़ा एडजस्ट करो, तो कितना आएगा, 2 कूलम पर वोल्ट। और क्या लिख सकते हैं इसे, या 2 फैरेड। तो C इज इक्वल टू 2 फैरेड। इसे अच्छे से बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, काफ़ी बच्चों ने अच्छा आंसर दिए इसके। बाकी अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपल ही था ये। हाँ QV ये एक ऐसे ही दिया था आपको रफ में, थोड़ा सा समझने के लिए कि फॉर्मूला वैल्यूज़ क्या क्या रह सकती हैं आपके पास। तो मैं इसे चीज चेंज करूँ, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपके पास आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार बोर्ड एग्ज़ाम से पूछे जा चुके हो। सो ऐसे क्वेश्चनों को आप ज़रूर ध्यान रखें, जो बोर्ड एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को हमेशा एक की पॉइंट की तरह यूज़ करना चाहिए, और हमेशा उनको रिमेंबर रखना चाहिए आपके एग्ज़ाम तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ड्राइव द एक्सप्रेशन the parallel plate capacitance, drive the expression the parallel plate capacitor। तो हम एक बना लेते हैं कैपेसिटर्स को। कैसे बनेगा, एक 2 प्लेट्स बना लो, इसमें ये लिख लेता हूँ कि विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अभी मैं कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं रख रहा हूँ इसमें, और ये सिर्फ एक वैक्यूम हमने यहाँ फिल करा, ठीक है। हाँ पर लेकिन वैक्यूम के लिए भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ होता है।
ये ध्यान रखना कि इक्वल टू 1 होगा, इसलिए हम ज़्यादा इफेक्ट नहीं देख रहे हैं जिसमें। तो बना देते हैं प्लेट्स को। एक प्लेट ये रही और एक ठीक इसी के पैरेलल में दूसरी प्लेट, और इसमें पॉजिटिव 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 चार्जेस, इसमें नेगेटिव 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 चार्जेस, और इसमें एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड्स, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लाइन है, ई से डिनोट करते हैं हम इसे। और इन प्लेट्स में जब ये चार्जेस हैं तो एरिया के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लिख सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और एक सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसे हम किससे डिनोट करते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा माइनस सिग्मा, क्योंकि नेगेटिव प्लेट्स है तो ये आगे इसका सेकंड रीज़न मान लो इसको, और इसको फर्स्ट रीज़न मान लो, और इससे आप कह सकते हैं, फिल कर देते हैं, ये एरिया है, एरिया ए, और इनके बीच का सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, उसे मान लेते हैं डी। ठीक है, ये सेकंड प्लेट और ये फर्स्ट प्लेट, रीज़न हो गए, प्लेट्स हो गई, सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा हो गई नेगेटिव प्लेट्स के लिए, और पॉजिटिव प्लेट्स के लिए सिग्मा। तो अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट, क्या पूछ रहे हो तुम? नहीं सर, लैम्डा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, नहीं नहीं बेटा रमन, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा नहीं होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। ओके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू large plane parallel conducting plate separated parallel plate capacitor consists of two large plane parallel conducting plate separation by a small distance। ठीक है, डिस्टेंस आपको पता है डी, और वी फर्स्ट टेक the intervening medium तो यहाँ पे इंटरवेनिंग मीडियम हम क्या लेंगे? वैक्यूम बिटवीन दी प्लेट टू बी वैक्यूम, और वैक्यूम के लिए अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल टू 1 होता है, और ये वैक्यूम में फिल हैं दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स, और उनका सेपरेशन डी है, और ई क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है,
और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और माइनस सिग्मा है। तो आगे हम देख सकते हैं कि अलग अलग प्लेट्स हैं, तो अलग अलग प्लेट्स पे चार्ज क्या होगा, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस होगा। तो उसको हम लिख लेते हैं रिटर्न में कि दी टू प्लेट्स have charge q and minus q and minus q, जो कि अलग अलग की प्लेट्स हैं उनके चार्जेस है। नेगेटिव प्लेट का माइनस क्यू और पॉजिटिव का प्लस क्यू। तो जो कि डिस्टेंस है, सेपरेशन बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, वो कम होगी एरिया से, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल रखनी है, ठीक है ना। और ये मैथमेटिकली डी स्क्वायर इज लेस देन ए, एरिया के अकॉर्डिंग डी सेपरेशन बहुत कम होगा। ठीक है, ये रिमेंबर रखना आपको जब भी आप इस तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को यूज़ कर रहे हैं तब। So we can use the result. We can use the result on electric field we can use the result on electric field। कौन सा रिजल्ट, क्योंकि पैरेलल प्लेट्स हैं तो इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वो वाले फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करें। So by an infinite plane sheet of uniform electric field, uniform surface charge density, surface charge density, और surface charge density क्या होता है, सिग्मा, और सिग्मा प्लेट फर्स्ट के लिए हम लिख सकते हैं, प्लेट फर्स्ट के लिए यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, एंड प्लेट 2 के लिए हम लिख सकते हैं यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी प्लेट 2 के लिए, माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। देख सकते हैं आप यहाँ पे नेगेटिव प्लेट्स के लिए हमने माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी रखा है और सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव प्लेट्स के लिए सिग्मा रखा है। ठीक है, तो आगे हम इसी को यूज़ करके, तो अभी तक यहाँ तक जो भी बताया समझ में आया, क्योंकि अब मैं चेंज करने वाला हूँ ये पेज। एक बार फिर से समझा देते हैं कि हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का विदाउट डाइलेक्ट्रिक, और पैरेलल प्लेट्स में दो प्लेट्स हैं 1 और 2, जिनके सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पॉजिटिव प्लेट्स के लिए, माइनस सिग्मा नेगेटिव प्लेट्स के लिए, सेपरेशन उनका डी है और एरिया ए है, और ये सेकंड रीज़न, और आपका ये फर्स्ट रीज़न के लिए सिग्मा और सेकंड रीज़न के लिए माइनस सिग्मा है। ठीक है, ई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और सेपरेशन कितना है, डी है, दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन डी। और ये फिर हमने थोड़ा सा थ्योरी लिख ली इसके बारे में। और हमारा इंटरवेनिंग मीडियम क्या है बिटवीन द प्लेट्स, वैक्यूम। वैक्यूम हमारा इंटरवेनिंग मीडियम है, और दोनों प्लेट्स के बीच में जब हम देख रहे हैं कि चार्ज क्या है, क्यू और माइनस क्यू है, तो उसका जो सेपरेशन होगा डी, तो डी स्क्वायर इज लेस देन ए।
एरिया के अकॉर्डिंग वो बहुत ही छोटा सेपरेशन होगा, ठीक है। ये बहुत ही रिमेंबर आपको रखना है इस पर। और फिर हम यूज़ कर रहे हैं किस रिजल्ट को, इलेक्ट्रिक फील्ड के उस रिजल्ट को इन्फिनिट प्लेन सीट के लिए, जो यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी का रिजल्ट था, सिग्मा। और सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। एंड प्लेट 2 के लिए हम क्या रख सकते हैं, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, ठीक है। आगे हम इस रिजल्ट को यूज़ करेंगे। तो आगे क्या हो जाएगा, अगर मैं पहले द इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट रीजन, अब हमारे पास दो तरह के रीजन्स हैं, एक है आउटर रीजन और एक है इनर रीजन। तो सबसे पहले हम आउटर रीजन्स की बात करते हैं। आउटर रीजन फर्स्ट के लिए, आउटर रीजन फर्स्ट के लिए हमारे पास क्या है, रीजन अबव द प्लेट फर्स्ट, ठीक है। प्लेट फर्स्ट जो हमने अभी तक जो डायग्राम बनाया था उसमें देखा होगा हमने, प्लेट फर्स्ट किसको हमने लिया है, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये प्लेट फर्स्ट का आउटर रीजन फर्स्ट, ठीक है, जिसके सर पे तार डेंसिटी सिग्मा, और ये दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हमने ऐड अप कर दिया था, पर लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में, इसलिए कैंसिल हो गया, ज़ीरो आ गया। अब हम बात करते हैं आउटर रीजन सेकंड की। आउटर रीजन सेकंड सेम एज एक जैसे ही होगा, लेकिन ये रीजन कहाँ पे है, दिस रीजन इज, ये दोनों को बिल्कुल इस तरह से यूज़ करके आउटर रीजन सेकंड के लिए हम फाइंड करेंगे रीजन बिलो द प्लेट सेकंड। रीजन बिलो द प्लेट सेकंड, ठीक है। तो और या भी इसके लिए भी ई ज़ीरो आ गया। तो हमारे पास सिर्फ दो एक रीज़न बचता है, कौन सा, इनर रीजन वाला। दोनों रीजन्स के साथ साथ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स के आगे ज़ीरो आ गए। और अब हमारे पास आता है इनर रीजन्स के लिए, कि इनर रीजन्स क्या कौन सा होगा। इनर रीजन्स में हम दोनों जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उनको सम कर देंगे। इन द इनर रीजन between the plate first and second, between the plates first and second, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज क्यू और माइनस क्यू की वजह से ये ऐड अप हो जाएगा, देखिए पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब यहाँ पे दो तरह के रीजन्स बन रहे हैं, और सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी सिग्मा सिग्मा की वजह से दी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी टू चार्ज प्लेट एड अप गिविंग, हमें क्या मिल जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
और दोनों को सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, सिग्मा की वैल्यू पुट कर देते हैं क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ए, और सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हम पहले ही देख चुके हैं। वैल्यू को पुट करने के बाद हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए के टर्म्स में। सो दी potential difference to conduct the potential difference to ये जो आया हमारे पास ऊपर वाला टर्म्स, ये क्या है, ये दोनों का एडअप करके आया, और यहाँ पे अगर हम देखें तो किसका, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इन दोनों का सम देखो, अगर हम सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रियंशु, हाँ, इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस टू कंडक्टिंग प्लेट v इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस इंटीग्रेशन, और प्लेट्स को ए और बी मान लीजिए, फर्स्ट और सेकंड प्लेट को ई इंटू डी आर। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स में। सो इसके बेसिस पे अगर हम यहाँ पे ई और डी आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट को सेपरेशन मान लें डी, तो v इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस ई डी आ जाएगा। सो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, ई डी आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन को सॉल्व करके माइनस और माइनस ई डी आ जाएगा, माइनस ई डी, और माइनस माइनस का क्या आ जाएगा, ये हम थोड़ा सा यहाँ पे इंटीग्रेशन हमने करा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये, और ये डिस्प्लेसमेंट है, मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो डी, फर्स्ट रीजन से सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं हमेशा। सो आगे हम इसको सॉल्व करें थोड़ा सा, ठीक है। इंटीग्रेशंस का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करें, सो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई डी, ई की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, तो हमारे पास v का एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, v इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी, सॉरी डी, ये हमने वैसे यहाँ पे v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, e की वैल्यू यहाँ से है, और ये the capacitance will be C is equal to Q upon V, C is equal to Q upon V, और हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जानते हैं, C is equal to Q upon V, और V का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, और ये यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये हाँ, ये सॉरी, ये डी ऊपर आना चाहिए, तो हम लोगों को बोलना चाहिए ये डी ऊपर होना चाहिए यहाँ पे, तो क्योंकि हमने ई की वैल्यू यहाँ से पुट करी थी ना, और डी तो मल्टीप्लिकेशन में ही था, ठीक है। अच्छा, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लो, ठीक है। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट टू टू, और फर्स्ट से टू में यहाँ पे जब वैल्यू पुट करते क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ गई है, तो सी की वैल्यू, सी का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन वी, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं क्यू इंटू क्यू, और एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चल जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सी की एक वैल्यू आ जाती है, एक फॉर्मूला हमारे पास मिल जाएगा सी का,
क्या हो जाएगा सी का फॉर्मूला, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ आपको कि अभी हमने पढ़ा था कि द इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंस रीजन के लिए, रीजन फर्स्ट के लिए 0 आ गया था, जो कि रीजन अबव द प्लेट फर्स्ट के लिए था, और बिलो द प्लेट के लिए भी 0 आ गया था। फिर हमने एड अप कर दिया क्योंकि रीजन जो इनर रीजन था उसमें दोनों को सम और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए आगे इसकी वैल्यू सिग्मा की वैल्यू पुट करी क्यू अपॉन ए, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनी। फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर को लिखा जनरल फार्मूले से, और यहाँ से जब हम वैल्यू पुट करी तो ये वैल्यू हमारी आई। यहाँ से इंटीग्रेशन को सॉल्व करके यहाँ पे चाहो तो यूज़ कर सकते हो, इक्वल टू करके माइनस ई को बाहर ले लो और इंटीग्रेशन में ए टू बी डी आर, और जब हम डी आर को सॉल्व करेंगे ए टू टी बी तो डी आ जाएगा हमारे पास, और लेकिन नेगेटिव में आ जाएगा, और माइनस 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 ए डी और वी इक्वल टू ई टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है वैसे। और यहाँ से फिर क्यू ई की वैल्यू पुट कर दी, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आया क्यू इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। और कैपेसिटेंस विल बी सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी, जो कि हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से हमने यूज़ करा, और हमारे पास सी इज इक्वल टू आया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आगे जाके अगर जब हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसे यूज़ करेंगे। और हम देख सकते हैं यहाँ पे कि सी किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। सी इज़ प्रोपोर्शनल टू ए, और सी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, कि अगर एरिया इंक्रीज़ होगा तो सी भी बढ़ेगा, और डी अगर डिक्रीज़ होगा तो सी बढ़ेगा। अगर डी इंक्रीज़ होता है तो सी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो इसीलिए हम वहाँ पे सेपरेशन को बहुत स्मॉल लिया था कि कैपेसिटेंस क्या हो, बढ़ सके। और अगर कैपेसिटेंस हमें इंक्रीज़ करना है क्योंकि तभी जाके हमारा डी क्या होगा, बहुत स्मॉल रहेगा। तो ये 2 टर्म्स और आ गई, शेप आ गया, सेपरेशन आ गया, ठीक है, और साइड। तो हमने पढ़ा था ना वहाँ पे सी की वैल्यूज़, सी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। सी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज और अमाउंट ऑफ चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस, और डिपेंड करता है साइज पे, शेप और सेपरेशन पे। तो यहाँ से भी हमने प्रूफ कर दिया वैसे कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पे, पेरिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ए है एरिया, और डी है सेपरेशन बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बाकी क्या, अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेरी है तो आस्क एनी क्वेश्चंस, और यहाँ तक आप लोग इसे बिल्कुल लर्न कर लीजिए। हाँ, इसके बाद हम देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक का, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कैपेसिटेंस पे। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर हम डाइलेक्ट्रिक फिल कर देंगे तो हमारे पास फिर एक जनरल फार्मूला आता है अलग, उसमें हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी रहेगा। तो उसको हम अगले टर्न में करेंगे। फिर आप इतना ध्यान रखें कि आज की क्लास में जो